हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह 21 11 से संबंधित है उसी तरह बताना है 31 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमारा अप्रोच क्या होता है, जो भी दो पेयर के संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पर दो पेयर की संख्याएं कौन सी हैं, 21 और 11 है। हम ये देखते हैं कि 21 और 11 कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, वही लॉजिक वही संबंध हम लोग 31 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो यहाँ पे जो दो पेयर की संख्याएं 21 और 11 है ना, इनमें हमारा 99 टाइम्स जो प्रयास होता है क्वेश्चनों में, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ क्या करते हैं, रिलेट करने का प्रयास करते हैं। 1% सवालों में क्या होता है कि हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ मूव करते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 21 है बड़ी संख्या और 11 है छोटी संख्या। तो अगर 11 से हम 21 बनाने का प्रयास करें तो क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग क्या करें 11 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, आप बोलिएगा सर 22 आ जाएगा, और 22 में से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 21 आएगा। पहली संख्या बन गई। यानी हुआ क्या कि दूसरी संख्या का डबल करके -1 करने पर पहली संख्या बन रही है ना। तो उसी तरह सेम यहाँ पे 31 है तो दूसरी संख्या क्या है, मैं मान लेता हूँ दूसरी संख्या x रही होगी। तो अब x का क्या किया जाएगा, डबल किया जाएगा, है ना। x का डबल करके और -1 करने पे क्या बन रहा होगा, 31 बन रहा होगा। आप लोग एग्री हैं कि नहीं, बिल्कुल है। और -1 इधर जाएगा तो 31 एक 32 हो जाएगा, और x इंटू 2 बराबर कितना आ गया आपका, x इंटू 2 बराबर 32 आ गया, x इंटू 2 बराबर 32 आ गया। तो ये 2 से 32 कट जाएगा 16 टाइम्स में, यानी x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या थी, 16 थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग x नहीं भी मान सकते हैं, ऑप्शन से भी जाके देख सकते हैं कि मान लेते हैं ऑप्शन ए रहा होगा तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 31 नहीं बनेगा। 18 ले लेंगे तो 18 दूना 36 -1 करेंगे 35 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। x न भी मानिए तो भी चलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। RRB NTPC 8/2/2021 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए सवाल आसान क्यों हो गया, आसान इसलिए हो गया ना क्योंकि जो अल्फ़ाबेट होता है ना उसको इन्होंने लिख दिया है क्वेश्चन में। A से Z तक जो भी आपका अंग्रेजी वर्णमाला है उसको यहाँ क्या इन्होंने किया है, तो लिख दिया है। इसलिए आसानी से बोला गया है, सिंपल सी बात कि 12वें अक्षर के दाईं ओर, इधर से ध्यान दीजिएगा, 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो हमसे बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर L होगा। L क्या होगा, 12वां अक्षर होगा। ठीक है, इस 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां, इसके दाईं यानी इधर 8वां कौन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी T हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, पता है कैसे, कुछ नहीं करना था। अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर की बात की जा रही है और उसके दाईं ओर यानी उसके राइट साइड की बात की जा रही है। तो 12 + 8 कर दीजिए, कितना आ गया, 20 आ गया। और 20 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो टी क्या होता है। आप लोग इसको ऐसे भी करके निकल सकते थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है। देखिए जब भी आपको सीरीज का कोई प्रश्न मिले, अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया गया है, देखिएगा पहले बड़ी संख्या 97 है, उसके बाद छोटी संख्या 86, पुनः 86 से बड़ी संख्या 101, और उसके बाद पुनः 101 से छोटी संख्या 89, पुनः 89 से बड़ी संख्या 107। जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले तो विशेष 2 बातों का ध्यान दीजिए। ठीक है, पहली बात आपको ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि मिक्स ऑर्डर में। ठीक है, जब भी आपको कोई सीरीज ऐसा मिले, जब भी आपको कोई सीरीज ऐसा मिले जो मिक्स सीरीज हो, मिक्स सीरीज का मतलब क्या होता है, मिक्स सीरीज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि देखिए पहले बड़ी संख्या थी, उसके बाद छोटी संख्या आई, पुनः उसके बाद बड़ी संख्या, यानी कि सीरीज जो है मिक्स होगा। मिक्स कहने का मतलब ये होगा कि मिक्स अगर कोई सीरीज होगा तो उसमें 2 सीरीज होगा, 2 सीरीजों का क्या किया गया होता है, आपस में मर्ज अप किया गया होता है। अगर यही असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज होती तो बढ़ती संख्याएं होती, यानी छोटी संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 ऐसे बढ़ता।
और डिक्रीजिंग आर्डर में होता, डिसेंडिंग आर्डर में तो ऐसे होता 4 3 उसके बाद छोटी संख्या। लेकिन जब भी कोई मिक्स सीरीज होता है उसमें क्या होता है कि पहले बड़ी संख्या या पहले छोटी संख्या, उसके बाद पुनः बड़ी संख्या आएगी, पुनः छोटी संख्या। तो उस तरह के सीरीज को मिक्स सीरीज बोला जाता है। और मिक्स सीरीज में हमेशा कितने सीरीज होते हैं, 2 सीरीज मिक्सअप होते हैं। तो पहला सीरीज आपका ये हो जाएगा 97 से 101 और 101 से 107 और 107 से क्वेश्चन मार्क, यानी सेकंड वाला क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 97 से, और दूसरी बात मैं बोला था आपसे कि दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी आपको सीरीज दिया गया है, अगर मिक्स सीरीज है तो दो जो संख्याएं हैं, जो संख्याएं उनके बीच में डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस 20 से कम आता है, अब जाहिर सी बात है 2 सीरीज हैं तो हम जब भी डिफरेंस लेंगे तो 97 101 का लेंगे, या 101 107 का लेंगे, या 86 89 का लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 86 101 का ले लेंगे, क्योंकि ये मिक्स सीरीज है, इसमें 2 सीरीज है, तो है ना। तो हम अगर डिफरेंस लेते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर डिफरेंस 20 से कम है, 20 से कम अगर डिफरेंस है तो उस सीरीज में क्या होता है, उस मिक्स सीरीज में क्या होता है, अगर 20 से कम है डिफरेंस तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ प्लस या माइनस होता है। और देखिए मिक्स सीरीज के लिए ये तो चाहे असेंडिंग आर्डर में सीरीज हो चाहे डिसेंडिंग आर्डर में सीरीज हो, सबके लिए लागू होता है कि अगर 2 संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है 20 से कम होता है तो उस सीरीज में कुछ भी नहीं होता, या तो कुछ प्लस होगा या कुछ माइनस होगा, गुणा होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन हमेशा आप लोग एक बात याद रखिएगा, हमेशा 99% केस में क्या होता है, अगर मिक्स सीरीज होता है तो वहाँ पर कुछ प्लस या कुछ माइनस ही होता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 97 से कितना बन रहा है, 101 बन रहा है। अगर हम 97 में कितना ऐड कर दें, +4 ऐड कर देंगे तो 101 बन जाएगा ना, बिल्कुल आप बोलेंगे। और 101 में कितना ऐड करें कि 107 बन जाए, +6। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले मैंने +4 ऐड किया, दूसरी बार +2 ज़्यादा ऐड +6 किया। तो अगली बार मैं क्या करूँगा, इसमें +2 ज़्यादा यानी +8 ऐड करेंगे, और 107 में +8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115। अब देखिए मैं सलाह दूंगा आप ऑप्शन से चले जाइए। ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन का जो दूसरा नंबर दिया गया है वह 115 है, तो केवल ऑप्शन एक ही में है, डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप आंसर करके निकलिए। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा उसके चक्कर में मत पड़िए, एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देख लीजिए 86 से यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका 89 बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, +3 किया गया है, ठीक है। और अब देखिए 89 से क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले सीरीज में आपको पता चल रहा है कि +2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी तो +2 बढ़ेगा ना। +3 है तो अगली बार हम क्या करेंगे, +5 करेंगे। समझ पा रहे हैं। तो प्लस जब 5 करेंगे 89 में तो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 94 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी में दिया है 94 115। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। फिगर काउंटिंग का प्रश्न है, एसएससी हो या रेलवे एग्जाम, एक प्रश्न आपका बनता ही है फिगर काउंटिंग से। और जो जनरली फिगर काउंटिंग का जो प्रश्न पूछा जाता है, या तो आपसे त्रिभुज काउंट करवाया जाएगा या तो वर्ग, यही मेनली होता है। कभी कभी आपका आयत दे देगा या तो सर्कल दे देगा, सर्कल तो बहुत रेयर होता है, ठीक है। अप्रोच क्या होता है काउंट करने का, क्योंकि कई दफ़ा गलत हम कर जाते हैं। फिगर काउंटिंग का प्रश्न ईजी होता है, फिर भी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। आप मॉक दीजिए, मॉक देखिए, पता आपको चलेगा। हमारा अप्रोच क्या होगा करने का, आपका भी क्या होना चाहिए, सबसे पहले उस फिगर में उन त्रिभुज को काउंट करने का प्रयास कीजिए जो त्रिभुज आपको स्पष्ट दिख रहे हैं, ठीक है। जो त्रिभुज क्या हैं आपको स्पष्ट दिख रहे हैं उनको काउंट करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जो भी क्या है कॉम्प्लेक्स आपके मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स जो भी त्रिभुज बनेंगे पूरे फिगर से, उसको काउंट करने का प्रयास कीजिए। अगर नॉर्मल हम देखने का प्रयास करेंगे तो हमको दिख रहा है एक तो त्रिभुज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और एक पांचवा ये है यहाँ से यहाँ तक, और एक छठा आपका ये वाला हो गया। तो हमने स्पष्ट देखा सिंपल नज़रों में, तो हमें 6 तो बिल्कुल दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 6 तो स्पष्ट दिख रहा है ना। अब देखिए अगर मैं इसकी बात कर दूं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी तो एक है ना, 7 हो गया, और इसके अपोजिट में एक यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया। 8 बन गया कि नहीं बोलिएगा आप लोग, हाँ बिल्कुल बन गया। कितना बन गया, 8 बन गया। और एक ये भी तो है ना, अगर मैं इस पूरे त्रिभुज को ले लूँ यहाँ से यहाँ तक ले लूँ तो एक ये भी तो बनेगा ना, यानी कितना हो गया 8 + 1 बराबर कितना आ गया 9। यानी कि इस फिगर में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, 9 है, और 9 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। आप देख पा रहे हैं कितना ऑप्शन करीब करीब है, 7 8 9 10। थोड़ा सा भी अगर आप चूकिएगा, थोड़ा सा भी अगर चूकिएगा तो आप गलत कर जाइएगा, है ना। तो इसलिए
कठिन प्रश्न होता है। इजी लगता है लेकिन कठिन इसलिए क्योंकि गलती इस तरह के प्रश्न जो फिगर काउंटिंग के होते हैं ज़्यादा गलत होते हैं। यही अगर ऐसा होता ऑप्शन कि 7 देता, 15 देता, 25 देता, 12 देता, यानी कि 2-2, 3-3, 4-4 का गैप होता है ऑप्शन में, तब आसानी से हम कर जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए 1-1 का डिफरेंस है। कहीं आप 8 काउंट करके लटक गए एग्जाम में और 1 छोड़ दिए तो भी गलत हो गया, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 7 हैज़ 3 हैज़ 2 बराबर 237 और 8 हैज़ 4 हैज़ 1 बराबर 148, तो 3 हैज़ 5 हैज़ 4 बराबर क्या होगा, हमें बताना है। ठीक है, सिंपल सा बहुत प्रश्न है। अगर आप इसको ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, अब इतना तो क्लियर है कि जो संबंध 7 3 हैज़ 2 बराबर 237 में लग रहा होगा वही संबंध यहाँ लग रहा होगा। 8 हैज़ 4 हैज़ 1 बराबर 148, तो सेम वही हम लोग संबंध या लॉजिक को 3 हैज़ 5 हैज़ 4 में लगा के अपना आंसर लाएंगे। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो एक चीज़ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि 7 3 2 यहाँ भी डिजिट है हैज़ के साथ और यहाँ भी इक्वल टू में 237 है। तो ये कैसे हो सकता है? अगर मैं क्या करूँ, लास्ट की संख्या जो 2 है उसको पहले लिख दूँ, उसके पहले की संख्या 3 है उसको पहले लिख दूं, और जो शुरू की संख्या उसको लास्ट में लिख दूं, तो 237 बन जाएगा जो इक्वल टू में दिया है। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया हो रहा है, यानी 8 हैज़ 4 हैज़ 1 है ना, इसको उल्टा लिख दीजिए, 148 उल्टा लिखेंगे तो यही होगा ना इक्वल टू में। तो वही किया गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। जो आपकी संख्याएं 7 हैज़ 3 हैज़ 2 दी गई है ना, इनको उल्टे क्रम में लिखने पे हमारा इक्वल टू के बराबर संख्या बन रही है। तो उसी तरह 3 हैज़ 5 हैज़ 4 में क्या करेंगे, पहले 4 लिख लेंगे, उसके बाद 5 लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 3, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 453 आ जाएगा, और 453 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति की दर्पण की छवि का चयन करें। मिरर इमेज का प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न एसएससी का फेवरेट प्रश्न होता है। आप लोग अभी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, देख सकते हैं पेपर, और एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है जो 14 नवंबर तक चलेगा। तो आप पूछ सकते हैं बच्चों से, जो भी आपके दोस्त होंगे पूछ सकते हैं कि प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं, या प्रीवियस आप उठा के देखेंगे तो हर आपका शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा मिरर इमेज का। हर शिफ्ट की मैं बात बता रहा हूँ, इतना सोच लीजिए। तो ऐसा टॉपिक है कि एक प्रश्न बनना ही है, प्री में तो बनता ही है, मेंस में भी आता है। सीजीएल मेंस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर में टेंटेटिव बताया जा रहा है, लेकिन देखिए कब तक होगा, है ना। तो इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। करने का अप्रोच क्या होता है, सिंपल है, आप ऑप्शन से जाइए और कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है। अगर जब भी आप इसका वो बनाएंगे तो मिरर इमेज बनेगा, तो ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे आएगा, समझिएगा ध्यान से, ये वाला डायग्राम है यहाँ पे आएगा कि नहीं एक साइड में। चलिए मैं थोड़ा सा बना ही देता हूँ, बना ही लेते हैं। एक आपको ऐसे आ गया, बीच वाला मैं देख रहा हूँ क्योंकि बाहर का तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जाहिर सी बात है कि ये वाला जो है इधर जो राइट में है, जो साइडेड रीजन राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो अब आप देखिए कि कहाँ पे लेफ्ट में साइडेड रीजन है, और जो ऊपर वाला है उसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो ऊपर ही रहेगा, है ना। तो ऊपर ही रहेगा, वो क्या है, ऊपर ही रहेगा। तो अब देखिए किस ऑप्शन में इस तरह का दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग ऐसे लिख के बनाइएगा मत, ऑप्शन से आराम से देखेंगे तो आपको पता चला कि साइडेड रीजन राइट वाला लेफ्ट में होगा, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में, सी में है, और डी में भी नहीं है, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाला का जो पोजीशन है साइडेड रीजन का वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मिरर कहाँ पे रखी जा रही है, मिरर बिल्कुल इसके बगल में रखी जा रही है, न कि नीचे रखी जा रही है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। 4 शब्द दिए गए हैं, क्या दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया गया है चाक, मार्कर, पुस्तक, पेन। हमें बताना है कि 3 जो शब्द हैं, ऑप्शन के 3 जो शब्द हैं, एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं, और एक शब्द क्या है उनमें भिन्न है। तो हमको भिन्न का पता लगाना है, यानी ऑड का पता लगाना है। अब देखिए अगर ध्यान से चारों शब्दों को देखने पे हमको पता चलता है 4 शब्द क्या दिए गए हैं। पहला चाक दिया गया है, दूसरा मार्कर, तीसरा पुस्तक, चौथा पेन। चाक है, चाक से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। आप बोलेंगे मार्कर से क्या करते हैं, तो लिखते हैं, और पेन से क्या करते हैं, तो लिखते हैं। ये तीनों ऑप्शन ए, बी और डी के जो शब्द हैं ये क्या हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बताते हैं, यानी ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना, यही तो काम करते हैं ना। लेकिन जो ऑप्शन सी का वर्ड दिया है, शब्द दिया है पुस्तक, पुस्तक से लिखते तो नहीं है ना, पुस्तक से क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है कि नहीं।
तो आपका हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन ए, बी और जो डी के शब्द दिए गए हैं वह लिखने वाले क्या हैं, सामग्री हैं, इसलिए वह एक प्रकार के हैं। और आपका ऑप्शन सी क्या है, पुस्तक पढ़ाई करने वाला क्या है, चीज़ है, इसलिए आपका डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, यानी विषम कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है, दिया गया है जिस तरह भारत नई दिल्ली से संबंधित है उसी तरह चीन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि भारत किससे, नई दिल्ली से संबंधित है। तो कैसे संबंधित है, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। तो भारत की राजधानी क्या है, तो आप बोलिएगा सर नई दिल्ली है ना। तो उसी तरह चीन की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो आप बोलिएगा सर बीजिंग क्या है, तो बीजिंग है ना। तो देखिए यहाँ तो आसान था, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ तो आसान था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ तो जो देश दिया था ना वह आसान था और उनकी राजधानी अभी आपको कॉमन है, पता होगा। लेकिन एग्जाम में थोड़ा टफ बनाने का प्रयास करेगा तो जानते हैं क्या करेगा, ऐसे कंट्री का नाम देगा ना, ऐसे थोड़े टफ कंट्री का नाम देगा, जैसे कि ऐसे कंट्री का नाम देगा जिनका आपको राजधानी थोड़ा मुश्किल हो, है ना। और तो उस केस में क्या होता है, अगर आपको राजधानी पता नहीं होगा उस देश का तो मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लीजिए इन दोनों में से एक देश आसान दे दिया और राजधानी आसान दे दी तो आप तो गेस कर लेंगे कि भारत नई दिल्ली, तो चीन की जगह कुछ भी होता, मॉरिशस होता, युगांडा होता, चाहे कुछ भी होता, तो आप गेस कर लेते भैया राजधानी से रिलेशन है तो राजधानी ही होता, राजधानी ही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी राजधानी होगा तो अब समस्या ये हो जाएगी, आपको राजधानी पता हो रहना चाहिए ना, चारों ऑप्शन में से किस देश का कौन सा राजधानी है। तो इसलिए राजधानी कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी इस तरह के प्रश्नों में रीजनिंग में बन जाता है। तो आप लोग जितने भी कंट्रीज ऐसे हैं जो कॉमन कंट्रीज हैं और फेमस कंट्रीज हैं उनके राजधानी और मुद्रा को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है, महिला है, माता है और बहन है। इन तीन शब्दों को क्या करना है, तीन शब्दों से एक डायग्राम बनाना है जो इन तीन शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो। अगर ध्यान से इन तीनों शब्दों को एनालाइज करने पे पता चलता है, अगर हम देखें महिला और माता में संबंध देखें तो आप बोलिएगा सर माताएं जितनी होती हैं वो महिलाएं ही तो होती हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पुरुष माता होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। जानवरों में ऐसा होता है, जीवों में ऐसा होता है, ऐसे कई जीव हैं इस पृथ्वी पर जो क्या है, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है कि वो नर भी होते हैं और मादा भी होते हैं, यानी कि नर से मादा में भी बदल सकते हैं और मादा से नर में भी बदल सकते हैं। जैसे इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है, घोंघा। घोंघा क्या होता है, नर और मादा दोनों का उसके अंदर गुण होता है, ठीक है। अपना लिंग चेंज कर सकता है, घोंघा इतना खतरनाक होता है। सोचिए अगर मनुष्य के साथ ऐसा होता कि वो अपना लिंग चेंज कर पाता नेचुरली, तो कितना मतलब कैसी सोसाइटी होती, कितना खतरनाक होता। तब तो लड़कों की लड़कियों की ज़रूरत नहीं पड़ती और लड़कियों को लड़कों की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती है ना। चलिए वो अलग बात है। महिलाएं माता हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कि महिला और बहन में कोई संबंध है क्या, तो आप बोलिएगा जी सर, जितनी भी बहन होती हैं वो क्या होती हैं, महिलाएं ही होती हैं। और माता और बहन में कोई संबंध है क्या, तो आप बोलिएगा हाँ सर, कुछ माता बहन होती हैं और कुछ बहन माता होती हैं। अब थोड़ा एक कन्फ्यूजिंग बात है, चलिए मैं डायग्राम से बना करके पहले बताता हूँ। यानी सबसे पहले इतना तो क्लियर है कि मैं किसको रखूँगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे महिला हो गया, ये क्या हो गया, महिला, ठीक है। ये क्या बन गई, तो आप बोलेंगे कि ये महिला हो गई, ठीक है। और महिला के अंतर्गत ही क्या है, माता है और आपकी माता मदर और ऐसे सिस्टर बहन, ठीक है, माता और बहन। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ जो माता है ना वो बहन है, तो ये जो कुछ है ऐसा क्यों है, अब ध्यान से देखिएगा। मेरी माता मान लीजिए, चाहे आपकी माता किसी की बहन होंगी ना, आपके मामा की बहन है, तो उसी तरह कुछ जो माता होती हैं क्या होती हैं, बहन होती हैं किसी और के लिए, है ना। और कुछ बहन क्या होंगी, तो किसी और के लिए माता होती हैं। इसलिए हम इसमें रिलेशन जो बनाते हैं कुछ का बनाते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपको एक बेसिक बात होती है, अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा आप मुश्किल में फंस जाएंगे इसको करने में। आप सभी को एक बात पता होगा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ जब भी कैलेंडर का इस टाइप का प्रश्न आता है, कि जब भी हम किसी नॉर्मल ईयर की किसी तारीख से अगले वर्ष के उसी
तारीख में जाने पर क्या होता है, दिन एक दिन बढ़ जाता है। यानी अगर मैं बात बोलूं कि आज, जैसे आज मान लीजिए आज आपका क्या है, तो 10 नवंबर है ना, 10 नवंबर 2024। अगर 2024 10 नवंबर है ना, तो अगर मैं अगले साल 10 जनवरी 2025 को 10 नवंबर 2025 को मैं अगले साल जाऊंगा, तो जानते हैं क्या होगा, दिन आज अगर क्या है, आज संडे है, तो 10 नवंबर 2025 को मंडे होगा, है ना, एक दिन बढ़ जाता है। यानी आज संडे है तो कल क्या होगा, अगले 10 नवंबर 2025 को मंडे होगा। अब देखिए 2024 जो था लीप ईयर था, लेकिन लीप ईयर होने के बावजूद भी दिन एक ही दिन बढ़ा। इसलिए बढ़ा क्योंकि आपका फरवरी महीना चला गया है, जो 29 का महीना होता है। तो दूसरी बात ये होती है कि अगर किसी लीप ईयर के किसी तारीख से अगले सामान्य वर्ष या में जाने पर दिन जो क्या होता है, 2 दिन बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस वर्ष में जा रहे हैं, नॉर्मल ईयर है, अगला लीप ईयर अगर बन रहा है तो उसमें दिन 2 दिन बढ़ जाएगा, तभी 2 दिन बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर होने के बावजूद भी जब हम फरवरी का महीना इंक्लूड होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ये बेसिक बात है, आप सभी को पता होगा। अब देखिए करने का अप्रोच क्या होगा, सिंपल सी बात है। 31 दिसंबर 2015 को क्या है, गुरुवार है, ठीक है। तो 2016 को क्या बनेगा, तो आप बोलिएगा कि 2016 जो है आपका लीप ईयर है। लीप ईयर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो 4 से जो डिविजिबल सन हो जाता है वो लीप ईयर होता है। तो इसमें 2016 फरवरी का महीना इंक्लूड हो रहा है, तो दिन 2 दिन बढ़ जाएगा। तो आपका गुरुवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। क्या आएगा, शनिवार, ठीक है। अब पुनः 2017 में अगर हम पहुँचते हैं 31 दिसंबर को, तो 1 दिन बढ़ेगा, तो शनिवार से क्या हो जाएगा, तो संडे हो जाएगा, है ना, संडे हो जाएगा। पुनः 2018 में हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दिन बढ़ेगा तो मंडे हो जाएगा, ठीक है। और पुनः जब हम क्या करेंगे, 2019 में बढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, 2019 में बढ़ेंगे तो 2019 में जब हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दिन और बढ़ जाएगा, तो आपका ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है, ट्यूसडे हो गया, ओके। अब देखिए हम आ गए 31 दिसंबर 2019 को, है ना, लेकिन हमको 1 जुलाई 2020 बताना है। तो अब हम क्या करेंगे कि 31 दिसंबर 2019 को हमको पता है ट्यूसडे है, तो अब हम देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जब हम 20 में एंट्री कर रहे हैं तो 1 जुलाई तक जाने के पहले कितने दिन हैं या कितने उसमें दिन में ऑड डेज आ रहे हैं उनको हम काउंट कर लें। तो अगर हम जब देखिए जनवरी में पहुंचेंगे 2020 के, तो जनवरी 31 का महीना होता है, तो 31 में कितने का ऑड डेज हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिन ऑड डेज हो जाएगा। जब जनवरी से फरवरी में चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, फरवरी क्या है, तो आपका 29 का फरवरी 29 का होगा, इसलिए क्योंकि 2020 आपका कौन सा है, तो लीप ईयर है। तो जब 29 को 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका ऑड डेज 1 आ गया, ठीक है। पुनः जब हम क्या करेंगे, मार्च में चलेंगे तो मार्च 31 का होता है, मार्च 2020 में, तो मार्च 31 का होता है, तो डिवाइड 7 से करेंगे तो 3 यहाँ भी ऑड डेज आ गया, है ना। मार्च के बाद अप्रैल में चलेंगे, अप्रैल 30 का होता है, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड 2 आ गया, ठीक है। अप्रैल के बाद जून में चलेंगे, ठीक है। अप्रैल के बाद माफ़ी चाहते हैं मई में चलेंगे, मई भी 31 का होता है, तो यहाँ भी ऑड डेज कितना आ गया, 3 आ गया। मई के बाद जून में चलेंगे, जून में कितने का होता है, तो 30 का होता है, डिवाइड 7 से करेंगे तो 2 ऑड डेज आ गया, है ना। और उसके बाद जून के बाद सीधे हमको 1 जुलाई चलेंगे, तो 1 जुलाई यानी 1 यहाँ लिख लेते हैं, कितना, 1 लिख लेते हैं, ओके। अब इन सबको जोड़ देंगे, 3 4 3 7 2 9 3 12 13 14 15, टोटल ऑड डेज कितना आ गया, 15 आ गया, है ना। 15 को पुनः 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ऑड, यानी कि रिमाइंडर 1 आएगा, वही आपका ऑड डेज होगा। यानी अब ट्यूसडे यानी मंगलवार में +1 जोड़ देंगे तो हम 1 जुलाई 2020 को पहुंच जाएंगे। तो जब हम ट्यूसडे मंगलवार में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, कितना बन जाएगा, बुधवार। यानी कि हमारा जो 1 जुलाई 2020 को दिन होगा वो कौन सा होगा, बुधवार होगा, और बुधवार किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई सीट को मोड़कर घन बना दिया जाता है तो 47 के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगा। डाइज का प्रश्न है, और ये जो फिगर आपको दिख रहा है यह एक ओपन डाइज का उदाहरण है। जब कोई डाइज होता है उसको अगर हम खोल देते हैं, मान लीजिए ये कोई डाइज है, ध्यान से समझिएगा, है ना। मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, डाइज है। अगर इस डाइज को हम खोल देते हैं ना तो हमारा कुछ इस तरह का क्या बनता है, डाइज बनता है, इस तरह का ओपन डाइज होता है, ठीक है। अब देखिए ओपन जो डाइज है इसमें
कौन सा फलक किसके विपरीत होता है इसको समझिए। जैसे अगर मैं बात बोलूं कि 37 के विपरीत क्या बनेगा, तो एक छोड़िए 47, अगला 41 विपरीत आएगा। 37 का विपरीत क्या है, 41, है ना। उसके बाद पुनः 47 के बाद 47 के विपरीत क्या होगा, तो एक छोड़िए 41, आइए 59 पे, तो 47 के विपरीत क्या आ गया, 59 आ गया, है ना। और देखिए 47 के विपरीत क्या आ गया, तो आपका 59 आ गया, कितना, 59। और जो लास्ट वाला है 53, यानी कि जो साइड में बना हुआ है 53, वो 43 का विपरीत होता है ना। तो आपका हमसे पूछा क्या था, तो 47 के विपरीत, तो 47 के विपरीत क्या आ जाएगा, 59, और 59 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अब देखिए इसको हमेशा के लिए आप लोग याद कैसे रखेंगे कि कौन किसका विपरीत होता है, ठीक है। देखिए जो बाहर वाला 2 होता है, जैसे ये वाला जो बना है आकृति, यह और यह हमेशा विपरीत एक दूसरे का होता है। चाहे ये 43 यहाँ पे क्यों ना हो जाए, यानी ये डायग्राम यहाँ पे क्यों ना हो जाए, तो भी जो 53 वाला है और 43 वाला है एक दूसरे के विपरीत होगा, है ना। और जो ये 4 बचते हैं, तो किसी को भी एक को पकड़िए साइड से, मैंने साइड वाला पकड़ा 37 वाला, और उसके बाद 37 से मैंने क्या किया, राइट में चलना शुरू किया, एक छोड़ा, 41 आया, 41 इसका विपरीत हो गया, बचा 47, तो ये 59 का विपरीत एक छोड़ के, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए, क्योंकि ओपन डाइस से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी कभार पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई अवधारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है, बोला गया है कथन एक है। कथन क्या बोल रहा है कि कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदें, एक विज्ञापन है। कोई कंपनी जेड है, मान लीजिए अडानी की कंपनी है, हाँ जेड कोई, ठीक है। अडानी पर तो वैसे भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि अडानी की अगर बात करें तो अडानी को सरकार, अडानी ही नहीं, अगर रिलायंस की भी मैं बात करूं तो ये लोग जितनी, जैसे मुकेश अंबानी की आपकी रिलायंस कंपनी, अडानी, गौतम अडानी की है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो देखिए, कोई कुछ भी बोल के नेता चला जाए, कोई कुछ भी बोल के गांव का लोग चला जाए, कोई कुछ भी बोल दे, या फिर कोई न्यूज़ देख रहे हैं कोई कुछ भी बोल दे, तो आप उसी को मान लें, उसी को समझ लें, फिर वो रियलिटी नहीं होगा। आप लोग पढ़ रहे हैं तो थॉट प्रोसेस तो होना चाहिए ना, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। आपको अगर कहीं 2-4 बातें कहीं कोई बोलता है, कोई भी बोलता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, आप उस प्रोसेस करके उन सारे स्टेटमेंट को आप एक कंक्लूजन पे पहुंच सके कि रियलिटी क्या है ना, रियलिटी क्या है। तो इसके लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। वैसे भी आप पढ़ लिख रहे हैं तो इतनी तो समझदारी बन जाती है ना। अडानी और अगर रिलायंस कंपनी की बात करें तो ये सरकार को फंडिंग करती है। जैसे बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को ये लोग फंडिंग करते हैं, चुनाव आता है तो फंडिंग करते हैं, भर भर के पैसा देते हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि मोदी जी अडानी जी के किसमें, हवाई जहाज़ में बैठ करके अपना प्रचार प्रसार करते हैं। जब 2014 का चुनाव हुआ था उस समय भी अडानी जी ने सपोर्ट किया था। तो जाहिर सी बात है, ये सिंपल सी बात है, तो कॉमन सी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि मेरा ही अगर कोई दोस्त है, अगर मुझे सपोर्ट कर रहा है किसी अच्छे काम, किसी पद पे जाने के लिए, अगर मैं पद पे पहुंच जाऊंगा तो अपने दोस्त की मदद करूंगा ही, सिंपल सी बात है। तो वही वाली बात है, सरकार को ये लोग फंडिंग करते हैं, और सरकार फंडिंग करने की वजह से क्या करती है, इनको फेवर देती है, इनको फेवर देती है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, या फिर और सब चीज़ें हो गई, जैसे कर्ज माफ़ी टाइप की या छूट टाइप की चीज़ें हो गई, तो ये लोग करते हैं, है ना। तो सरकार करती है उनके फेवर में, सिंपल सी बात है। तो मान लीजिए कि कंपनी जो जेड है ना, ये क्या है, अडानी जी की एक प्राकृतिक शहद कंपनी है। वो एक विज्ञापन देती है, बोलती क्या है कि कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदें। लेकिन भरोसा मत कीजिएगा, अडानी का कोई सामान है तो शुद्ध ही मिले, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, है ना। अब देखिए कथन तो दे दिया है, अब कथन से हम कई बातें 100% बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो उसी तरह जैसे कथन दिया है ना, तो कथन को हमको पढ़ के देखना होता है, समझना होता है कि जो धारणाएं दिया है ना, ये क्या कथन से हम 100% बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ ये जो धारणा दिया है बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। जैसे बोला है कि कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदें, यानी कोई कंपनी जेड है, एक विज्ञापन देती है, यानी क्या करती है वो कंपनी, कथन को हमको 100% ट्रू भी मानना होता है ना, 100% ट्रू मानना होता है। तो जब कंपनी जेड बोल रही है कि शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदें, एक विज्ञापन है, तो धारणा पहला क्या दिया है कि कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। क्यों सही, अब देखिए यही गेम शुरू होता है। जाहिर सी बात है कि कंपनी जब जेड बोल रही है कि शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदें, है ना, जब मार्केट में कृत्रिम शहद नहीं होता तो कंपनी इस तरह की बात नहीं बोलती कि शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद ही खरीदें। यानी कि शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के अलावा भी कोई अल्टरनेटिव मार्केट में है जो कृत्रिम शहद है ना, तभी तो ऐसी बात बोल रही है कंपनी जेड। यानी इसलिए पहला धारणा सही होगा कि कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है।
और जनरल में भी तैयार होता है ना। दूसरा धारणा क्या बोला है कि लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के लिए अधिक कीमतों का भुगतान कर सकते हैं। यह भी बात सही है, बिल्कुल बात सही है। क्यों सही है, ध्यान से समझिएगा। जाहिर सी बात है कि जब मार्केट में दोनों टाइप का शहद है, प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है ना। तो शुद्ध एवं अगर प्राकृतिक कोई चीज़ रहती है तो लोग उसके लिए पे ज़्यादा कर देते हैं। इसका एग्जांपल मैं एक बता रहा हूँ। जैसे जो मार्केट की घी आती है, आपका अनिक का घी हो गया, आपका मदर डेयरी का घी हो गया, आपका अमूल का घी हो गया। इनकी अगर मैं मदर डेयरी की बात करूँ, मदर डेयरी का मैंने घी यूज़ किया है, ठीक है। बाद में डॉक्टर ने मना किया कि एक बार तबीयत मेरी ख़राब हुई थी तो डॉक्टर ने मना किया कि ये सब मत मार्केट का खाया करिए, वो सब तेल होते हैं और रियल में क्या होता है, घी नहीं होता है, वो मिलावटी चीज़ें होती हैं, मिला करके बनाया जाता है। उसको मत खाइए, गांव का खाइए, घर का खाइए। अगर गांव पे चले जाइएगा, आप गांव पे जाइएगा है ना, तो घी खरीदिएगा तो गांव पे आज के टाइम में अगर मैं बात बोलूँ तो तकरीबन 1500 रुपये लीटर मिलेगा। 1500 रुपये लीटर मिलेगा आपको क्या, घी। 1 केजी चाहे भैंस का लीजिए चाहे गाय का लीजिए, है ना। 1 केजी लेंगे तो 1500 रुपये पड़ेंगे, कम से कम मैं बता रहा हूँ 1500 रुपये पड़ेंगे। डिफ़र कर सकता है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कई जगह थोड़ा सस्ता भी हो सकता है, 1200 भी मिल सकता है, 1000 भी मिल सकता है, लेकिन मैं 1500 रुपये क्राइटेरिया फिक्स करता हूँ, ठीक है, 1 लीटर का। और जो एक आता है मदर डेयरी का, जो आपका आता है ना, मदर डेयरी का जो घी आता है, उसका दाम कितना है, 625 रुपये केजी के आसपास है, लीटर के आसपास है। यानी कि 625 रुपये में आपको 1 लीटर मिल जाएगा। कितना, 1 लीटर मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए 2.5 गुना के आसपास क्या है, 2.5 गुना के आसपास क्या है, जो शुद्ध वाला है महंगा है। तो इसका मतलब है, आप देखिए, लोग अगर शुद्ध मिले, लोग गांव पे जा करके लोग खरीदते हैं, जो भैंस पालते हैं उनके यहाँ लोग जा करके जो घी खरीदते हैं तो महंगा घी मिलता है, फिर भी लोग पे करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो कृत्रिम शहद है या फिर जो नकली शहद टाइप का जो मिक्स करके बनता है तो वो प्राकृतिक है, तो उसके लिए हम ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब एक सवाल आपका होगा, सर आप इन सारी चीज़ों को क्यों कथन में तो ये बोला नहीं है, प्योर अनप्योर की बात सारी चीज़ें बोला नहीं है। लेकिन कथन जो है ना, देखिए कथन को मैंने स्टेटमेंट को सही माना और फिर उससे जो इर्द गिर्द की बातें हैं उन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप क्या करेंगे, सही कर पाएंगे। कई लोग बोलेंगे सर दूसरा गलत है, लेकिन दूसरा सही है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए थोड़ा सा आपका अप्रोच तगड़ा होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धारणा 1 और 2 दोनों निहित है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।